ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कंप्यूटेशन की। हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से हम कॉस्ट को मेजर करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, इक्विटीज, प्रेफरेंस, और इन सबको हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात करी थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करी थी, जिसका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की हम लोगों ने डिस्कशन किया था। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल दिया गया है गिवन बाय विलियम शार्पे, और इन्होंने बेसिकली जो CAPM मॉडल था उनका बेस था दो चीजों पे, रिटर्न्स पे और रिस्क पे, जिस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। और ये अगर हम लोग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से कंपैरिजन करें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, तो ये मॉडल CAPM मॉडल काफी इजी था और इसका फॉर्मूला भी इजी था। बस एक खास बात होती है, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है CAPM मॉडल की, कि इसमें हम रिस्क को मेजर करने के लिए बीटा का यूज करते हैं, जो इस मॉडल को थोड़ा स्पेशल बना देता है। आज हम लोग बात करेंगे, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी कॉस्ट की बात करी थी, ये हम लोगों ने स्पेसिफिक कॉस्ट की बात करी थी, अलग अलग इंडिविजुअल कॉस्ट को किस तरह से असेसमेंट किया जाता है हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्पोजिट कॉस्ट, किस तरह से हम इन सारी कॉस्ट का एवरेज कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं ना, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम लोग किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं। Well, what is weightage average cost of capital? It is the average of the cost of various sources of financing. जितनी भी हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसेस हैं, जो भी हमारे पास हैं, डिबेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हम लोगों ने अर्निंग्स अपनी रिटेन करके रखी है, रिटेन अर्निंग है, इक्विटी कैपिटल है, इन सब का जब हम कंप्यूटेशन करते हैं इंडिविजुअली तो वो स्पेसिफिक कॉस्ट हो जाती है। अब हम जब क्लब करके इन सब का वेटेज एवरेज निकालते हैं, इट इज नोन एज वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जानना, इंडिविजुअली भी ये जानना जरूरी होता है कि इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी आ रही है, बिकॉज अगर वो डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट अपना इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंस मैनेजर होता है उनका ये काम होता है कि भाई हमें डिबेंचर्स को बियर करने में या डिबेंचर्स इशू करने में हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है और हमें कितने रिटर्न आ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें तो इक्विटीज में हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा है और हमें कितने रिटर्न आ रहे हैं, एंड सो ऑन। लाइक रिटेन अर्निंग, हमें अपने प्रॉफिट का पोर्शन अगर हम रिटेन रखते हैं तो हमारी कौन सी कितनी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट आ रही है, कितनी कॉस्ट हमारी बियर करनी पड़ रही है। और बेसिकली जितनी भी हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज पढ़ी थी, तो वहां पर हम लोग ऑब्वियसली तीन चीजों की बात करते थे, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट एंड वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते थे कि इक्विटीज में इंक्रीज करने पर जो एवरेज कॉस्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल में जो लगी हुई है, वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, स्लोप्स उसके कहाँ जा रहे हैं। तो यही हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में पढ़ा था। तो हम लोग उसी की बात करेंगे, वेटेज एवरेज होता क्या है। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, जब हम यूज करते हैं मार्केट वैल्यूज। सेकंड, जब हम यूज करते हैं बुक वैल्यूज, यानी जो हमारे पास बुक में जो बुकिश वैल्यू है, जो हमने ऑलरेडी रिटन लिखी हुई है अपने बुक्स में, अकाउंट बुक्स में, वो हमारी वैल्यू कितनी है, और करंट सिचुएशन में मार्केट में बेस की क्या पोजीशन चल रही है, शेयर की वैल्यू क्या है, डिबेंचर्स की वैल्यू क्या है, उस पर बेस होती है। देन अगर हम लोग वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया हुआ है जिससे हम लोग इजिली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिकॉज एज वी नो दैट रेट्स आर टेकन इन प्रोपोर्शन ऑफ ईच सोर्स ऑफ फंड। जितने भी हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं, ये इसका पोर्शन होता है। यानी अगर हम लोग वेटेज एवरेज की बात करें तो वेटेज एवरेज को अगर हम लोग 100% में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 100 मान लेते हैं, यानी ओवरऑल वेटेज एवरेज कितना है हमारा, 100। फिर अगर हम लोग इक्विटीज की बात करते हैं, डिवेंचर्स की बात करते हैं, और रिटेन अर्निंग या प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, तो इनके अलग अलग पोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल 100% हमारा ओवरऑल हो गया। फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल कॉस्ट की, तो हमारी इक्विटीज हो गई 70%, फिर उसमें हम लोगों ने डिवेंचर्स हमारे हो गए 25%, फिर हम लोगों ने जो रिटेन रखी है वो 2% है, और प्रेफरेंस शेयर्स हमारे 3% के। तो इस तरीके से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं
अलग अलग, जिससे हमें ये पता चल जाए कि किस में कितनी कॉस्ट हमारी बियर हो रही है और कितनी हमें रिटेन्ड रखने के लिए और अलग अलग हमें कितनी लगानी पड़ रही है कॉस्ट, और ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कॉस्टिंग आ रही है। तो ये उसका फॉर्मूला है जिसको हम लोग कैपिटल के और स्मॉल ओ से डिनोट करते हैं। इट इज वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कई बार आप के और स्मॉल डब्ल्यू भी देखोगे तो फाइन है, आप किसी भी तरह डिनोट कर सकते हो। के फॉर कॉस्ट यूज होता है, कैपिटल के कॉस्ट के लिए यूज होता है, इज इक्वल टू के ई। ऑलरेडी हम लोग को पता है ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं हम लोग, इसको डिनोट करते हैं। और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का वेट है, यानी इक्विटी हमारे लिए कितना वेट कर रही है, मतलब कितनी उसकी वेटेज वैल्यू कितनी है। तो ये उसकी वेटेज वैल्यू, यानी 100% में इक्विटीज की वैल्यू कितनी आ रही है और हमारी इक्विटीज कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा वैल्यू निकल आएगी ना इक्विटीज की। फिर यहाँ पे सेम वही है कॉस्ट ऑफ डेट, और यहाँ पर उसका कॉस्ट ऑफ डेट का वेट कितना है, जैसे परसेंटेज में बोलते हैं ना 10% है कितना वेट है, वैसे। ठीक, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसके वेट से। ठीक है, फिर उसके बाद है ये क्लास, यहाँ पे पी होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत हो गया है, सॉरी। ठीक है, डब्ल्यू और स्मॉल पी होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद के आर फॉर ये रिटेन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है के आर, और यहाँ पर उसका वेट है। तो ये इस तरीके से हमारे पास जितनी भी कहा जाए इंडिविजुअल्स हमारे पास पोर्शंस हैं, ये हमारे सिंगल सोर्स ऑफ फंड्स के, सिंगल सोर्स ऑफ फाइनेंसेस के, और उसकी कॉस्ट है, और इक्विवेलेंट टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइज, जैसे होता है ना कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में हम कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं, हम उस प्रोजेक्ट से हम अगर हम उसमें शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं ना कि अलग अलग हमें, जब हम डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें कितना फायदा हो रहा है, जब हम इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कितना बेनिफिट हो रहा है। तो अगर हमें ये अलग अलग पता होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने जो थ्योरीज पढ़ी थी उसमें अगर आपको याद हो, कैपिटल थ्योरीज में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, तो हम लोगों को पता चला कि भाई डिबेंचर्स में भी एक लिमिट तक अगर हम इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, कांस्टेंट लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, और एक सर्टेन एक पॉइंट होता है, कट ऑफ पॉइंट होता है, जहां पर हमें पता चलता है कि उस पॉइंट से ज्यादा अगर हम डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि डिवेंचर्स हमारी लाइबिलिटी है, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी हमारा कहीं ना कहीं ओवर जो वेटेज जो कॉस्ट हो जाती है वो पहले तो रिड्यूस होती है, पहले घटती है। ठीक है, जो स्लोप होता है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पहले तो नीचे जा रहा होता है, लेकिन जब हम उस कट ऑफ रेट के बाद भी अपने डिवेंचर्स में ही लगातार इन्वेस्ट करते जाते हैं तो क्या होता है, वो जो कॉस्ट हो जाती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक, तो ये जो बात है ना, इसको प्रूफ ये करते हैं कि भाई हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल कितनी कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं, और इंडिविजुअली के साथ साथ एवरेज हमारी कॉस्ट कितनी हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इनकर्ड कर रहे हैं। फिर अब हम लोग बात करते हैं मार्केट वैल्यू, जो हम लोगों ने बात करी थी मार्केट वैल्यू वर्सेस बुक वैल्यू, क्या डिफरेंशिएशन है। तो बेसिकली बुक वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। ऑब्वियसली जो हमारी बुक्स में जो वैल्यू दी रहती है हमारी एसेट्स की, हमारे कैश की, हमारे लैंड की, बिल्डिंग की, उनकी वैल्यूज को हम लेते हैं। और वेयर एज द मार्केट वैल्यू is calculated using the exact market value of the source of capital। करंट में हम मार्केट में हमारे शेयर्स की जो वैल्यू चल रही होती है वो ही हमारी मार्केट वैल्यू हो जाती है। अच्छा, इन दोनों में ही कंपैरिजन क्यों किया जाता है, इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, फॉर एग्जांपल आपने जब इस ईयर के अपने नोट्स बनाए, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, तो आपने अपनी एसेट्स का वैल्यूएशन किया। हर साल हम वैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का, अपने फाइनेंशियल जो हमारी स्टेटमेंट्स है उसमें दिखाते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को भी बताते हैं हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो आपका पास लैंड था, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लैंड की वैल्यू जो आपने 10 साल पहले या 5 साल पहले खरीदा हो तो उस लैंड की वैल्यू 10 लाख रुपीज थी, करंट में भी उस लैंड की वैल्यू के 10 लाख रुपीज ही होगी, नहीं। बुक वैल्यू ये कहती है, बुक वैल्यू से मान लीजिए हमने इंक्रीज भी अगर कर दिया है तो भी
हमने बुक वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने 10 लाख थी, 10 लाख से हमने उसको बढ़ा के 15 लाख कर दिया, बट स्टिल करंट में मार्केट में उस लैंड की क्या वैल्यू है और आपकी बुक्स में क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है ना, हम इसको भी वैल्यूएट करके देखते हैं कि हमारी बुक्स में कितनी वैल्यू आ रही है और करंट में मार्केट्स में क्या वैल्यू आ रही है। ये इसलिए भी जरूरी होता है ना, कई बार बुक वैल्यू से नीचे चली जाती है चीजें, कई बार बुक वैल्यू से ऊपर भी चली जाती है, इंक्रीज भी हो जाती है। तो दोनों ही सिचुएशन में बिजनेस पर्सन को रेडी रहने के लिए ये पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। मार्केट हर टाइम मतलब ग्रो कर रही होगी ये जरूरी नहीं है, कभी नीचे भी आ रही होगी, तो बुक वैल्यू उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो नीचे जाएगी, ठीक है, तो हमारी बुक वैल्यू में तो एक बार होता है ना, बुक वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी, बुक वैल्यू वहीं पे स्टेबल रहेगी। ठीक, वो हम रिड्यूस तो करेंगे नहीं, स्टेबल कर सकते हैं वहीं पे, लगातार उसी वैल्यू पे स्टेबिलिटी बनाए रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें लॉस नहीं बियर करना पड़ता है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी सारी चीजें लेकर चलते हैं। तो इसलिए भी फाइनेंशियल मैनेजर्स बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों को ही कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर भी जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो भी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों को ही कंसीडर करते हैं और दोनों के डिफरेंस भी देखते हैं कि ये डिफरेंस प्लस में जा रहा है, ये डिफरेंस माइनस में जा रहा है, और ये डिफरेंस बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बुक वैल्यू को हम हमेशा अपडेट करते जाते हैं करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं हो, बट स्टिल डिफरेंसेस होते ही हैं। फाइन, क्योंकि बुक वैल्यू में जो हम इंक्रीज करते हैं ना, वो एक उसका एक स्टैंडर्ड होता है, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, लेकिन मार्केट में सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें बहुत जल्दी राइज हो जाती हैं, बहुत जल्दी उनमें स्लोप आ जाता है। जैसे करंट में भी अगर हम इस सिचुएशन में भी देखें तो बहुत सारे आप प्रोडक्ट की वैल्यू देखेंगे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बट अगर हम बुक वैल्यू में लेकर चलेंगे तो हो सकता है बुक वैल्यू में उतना इंक्रीज ना शो करे, उतनी जल्दी उतना इंक्रीज शो ना करें। हम बुक वैल्यू को ईयरली अपडेट करते हैं, पूरे ईयर तो हमारी बुक में वही वैल्यू रहती है ना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। जब वो ईयर एंड हो जाता है तब नेक्स्ट ईयर में अपडेट होती है, जब हम वैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का और हर चीज का। ठीक है, बट पूरा ईयर यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो बुक वैल्यू हमने ले रखी है एसेट की, वो उतनी ही रहती है। ठीक, और मार्केट में क्वार्टरली 6 मंथली चीजें ग्रो करती रहती हैं। तो इफ वी टेक एन explanation, it says the book value weights are readily available from balance sheet. Obviously हमारी बैलेंस शीट में अवेलेबल होते हैं जितनी भी बुक वैल्यूज होती हैं। ऑल टाइप्स ऑफ फर्म्स आर वेरी सिंपल टू कर, और ये बहुत सारी की सारी फर्म्स इनको कंसीडर करती हैं, सिंपल टू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेशन के लिए बुक वैल्यूज होती हैं। बट ऑन द अदर हैंड द मार्केट वैल्यू वेट्स बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यूज, they determined and by the market, and it is really difficult task to acquire accurate data from the same। ठीक है, ये टफ इसलिए भी होता है, जैसे होता है कि हम लोग ऑब्वियसली ऐसी चीजें देखते हैं जो इजीली अवेलेबल है, तो बुकिश वैल्यू हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है, बट मार्केट वैल्यू करने के लिए हमें रिसर्च वर्क करना पड़ता है। जैसे जो उस करंट टाइम में और भी मार्केट में जो कंपनीज होंगी, सिमिलर लेवल की कंपनीज होगी, हम उनका असेसमेंट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है और कितना इसमें इंक्रीज हुई है। तो कहीं ना कहीं एक्यूरेट डेटा मार्केट वैल्यू का हम नहीं मान सकते कि हमेशा एक्यूरेट ही रहता है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो ये एक काफी टफ टास्क है हम कह सकते हैं, टू एक्वायर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। नेक्स्ट, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे और अच्छी तरीके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एज्यूम अ फर्म इशूड कैपिटल एट ₹10 पर इक्विटी शेयर 5 years बैक। ठीक है, 5 साल पहले इक्विटी शेयर की वैल्यू ₹10 थी जो उन्होंने इशू किया था। ठीक है, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹30 एंड द बुक वैल्यू इज ₹18। ऑब्वियसली जब हम पिछली बात करें, जैसे बहुत सारे इस टाइम पे भी, अगर हम करंट टाइम में बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं ना जो बहुत ग्रो कर गए हैं, जैसे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल बायजूस या अनअकैडमी की बात करें, तो आप देख रहे हो ना इनमें डबल राइज, मतलब जैसे होता है ना 2 into 2 into 2, तो क्या होता है डबल डबल का इनमें राइज हो रहा है, इतनी स्पीडली ग्रो कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं ग्रो? बिकॉज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना कि अब पहले ऑनलाइन का इतना क्रेज नहीं था, बट पैंडेमिक के सिचुएशन के टाइम में ऑनलाइन का क्रेज एकदम से बढ़ गया है। तो इसका ये भी उसके पीछे एक रीजन है। कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें हैं ना जिनको अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स या एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स बोला जाता है। और ये पहले से एसेस नहीं किया जा सकता कि कौन सी चीज में अप हो जाएगा, कौन सी चीज में डाउन हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने 5 साल पहले अपने इक्विटी शेयर जो इशू किए थे उनकी वैल्यू 10 रुपीज थी। तो बुक में अगर हम वैल्यू देख रहे हैं तो बुक में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो स्लोली हो रहा है, तो बुक में वैल्यू कितनी आ गई, 18। बट करंट में अगर हम मार्केट में अपने इक्विटी शेयर की वैल्यू देख रहे हैं तो वो 30 रुपीज हो गई है। और हम लोगों ने जो मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा पहुंच गया है वो 20%। ठीक। द इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग एंड न्यू, जो पहले के या नए हैं, ऑफ द कंपनी विल एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑन ₹30 नॉट ₹18। तो ऑब्वियसली हमारी कंपनी में जो इन्वेस्ट करेगा, जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहेंगे, वो किसको कंसिडर करेंगे? भाई वो उसी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग ही तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे कि भाई इनका शेयर प्राइस बहुत राइज हो रहा है, मार्केट में इनकी शेयर की वैल्यू 30 हो गई है, तभी वो इन्वेस्ट करेंगे ना। वो बुक की वैल्यू यानी 18 पे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करने आएंगे। ठीक। तो यही बात करी जा रही है कि दोनों ही पॉइंट को कंसिडर करना बहुत जरूरी है कि हमारी बुक में वैल्यू कितनी, क्योंकि कई बार आपका अगर राइज इतना नहीं भी हुआ तब भी आप एक एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके चल रहे हो कि कितना रिटर्न आपकी कंपनी का शेयर आपको देगा इन नियर फ्यूचर। तो दिस इज व्हाट सेज अबाउट मार्केट वैल्यू वर्सेस बुक वैल्यू रेट्स। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हाउ टू कैलकुलेट वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मीन्स जो प्रोसेस क्या है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का, कैलकुलेट करने का या कंप्यूटेशन करने का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस इज असरटेन। ऑब्वियसली सबसे पहले हम इंडिविजुअली यानी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, यानी हम इंडिविजुअली उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। देन फिर इनका हम टोटल करते हैं यानी असाइन वेट्स टू स्पेसिफिक कॉस्ट, यानी हम फॉर एग्जांपल अगर हमने सबका वेट टोटल किया, टोटल करने के बाद हम इंडिविजुअली दे रहे हैं कि लाइक अगर हमारे पास ये 4 तरह की कॉस्ट है तो 10 10 10 10, अगर हम इक्वली 10 10 में सबको डिवाइड कर रहे हैं, ये जस्ट एन एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हमारा टोटल कितना हो गया 40। तो यानी 40 का वो एक पार्ट है 10। ठीक है। अगर 100% इज इक्वल टू 40 है तो हम अलग अलग पार्ट में अगर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 1 1 सॉरी 10 10 का रेशियो आ रहा है। असाइन करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, फिर उसका भी टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद हम डिवाइड कर देते हैं। आगे इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक। तो ये उसका प्रोसेस है, 4 स्टेप्स है। यहाँ पे उसका फॉर्मूला दिया हुआ है आपको स्लाइड में जो दिख रहा है, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हम लोग बात कर रहे हैं इक्विटीज की, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डेब्ट्स की। ठीक है। इसी तरह हम और भी सारे फॉर्मूले ऐड कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाता है। बेसिकली अगर हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें या हम लोग अगर पर्टिकुलरली किसी थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में हम लोग दो लेते हैं ना, इक्विटीज लेते हैं और डिवेंचर्स लेते हैं। इसलिए अगर इन जस्ट हम लोग समझे तो इक्विटीज की वैल्यू और डिवेंचर्स की वैल्यू को जब हम क्लब कर देते हैं तो हमारा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है। और डिपेंड करता है, हम रिटेन अर्निंग भी रखते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी रखते हैं, तो उनकी वैल्यू को भी हम इसी फॉर्मूले में क्लब कर देते हैं। जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में, एक मिनट आपको दिखा देते हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पर दिखा था, सबको हम लोगों ने सारी वैल्यूज को उनकी जो वेट्स हैं उनको क्लब कर दिया आपस में, तभी हमारा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया था। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा फॉर्मूला रन कर सकता है, यानी इंडिविजुअल आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं।
इससे हम इस एग्जाम्पल को हम लोग बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों से सॉल्व करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम वैल्यूज को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको अच्छे से समझ लें कि क्या क्वेश्चन में हमको दिया गया है और क्या वैल्यूज दी गई है और क्या क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स ऑफ अ कंपनी इज स्पेसिफिक सोर्स एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ, ये हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ली है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है। ठीक है, तो यहाँ पर भी होगा, ऑब्वियसली हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं, तो कॉस्ट ऑफ डेट हमारा 4% है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास 11.50% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हमारे पास 15.50% है, एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हमारे पास 14.50% है। ठीक है, तो ये हमारी हम लोगों ने ये माना कि इन्होंने चारों चीजें दी हुई है, रिटेन, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिवेंचर्स, चारों की वैल्यू दे दी है। अब हमारे पास ये शेयर्स की वैल्यू है कि कितने शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हमारे पास कितने हैं, 3 लाख के। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 4 लाख के, इक्विटी शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 6 लाख के, रिटेन अर्निंग हमारे पास 2 लाख की है। सबका टोटल करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल अगर हम लोग बात करें शेयर्स की वैल्यू कितनी है, तो वो हमारे पास है 15 लाख की शेयर्स की वैल्यू है। और यहाँ पर हमें दिया गया है उनकी कॉस्ट। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय यूजिंग बुक वैल्यू मेथड। अभी हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम लोग बुक वैल्यू से अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये बुक वैल्यू निकालने के भी दो तरीके होते हैं, आसान है दोनों ही। सबसे पहले यहाँ पर देखा है, आपको दिख रहे हैं ना सोर्सेस, हम लोग इस तरह से चार्ट बना लेंगे, सबसे आसान होता है, चार्ट से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारे सोर्सेज हैं, यहाँ पर दिया ना, ये जो वैल्यूज दी हुई है ये सारे सोर्सेज के वैल्यूज जो दिए, ये हम चार्ट में पुट करते हैं। डिबेंचर्स 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, रिटेन अर्निंग 2 लाख, और ये टोटल वैल्यू हमारी आ गई 15 है। ठीक, अब यहाँ पर उन्होंने दिया है आफ्टर टैक्स जो हमारी कॉस्ट है। ठीक है, ये आफ्टर टैक्स हमारी कॉस्ट 4%, 11, 15 एंड 14। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर हम लोगों ने कॉस्ट लिख दी है, ये है 0.04, 0.1150, 0.1150 और 0.1450। ये हमने यहाँ पर आफ्टर टैक्स उनकी कॉस्ट निकाल दी है। और ये जो 15 है ना, ये इसके पोर्शन में, यानी टोटल 15 है, तो 3 लाख का कितना पोर्शन है, ये पोर्शन है उनकी, पोर्शन की वैल्यू है 20%। ठीक है, 15 लाख है, ये डिवाइड करके निकाल लीजिएगा, 15 डिवाइड करेंगे ना जब आप इन वैल्यूज सिंगल सिंगल वैल्यूज, तो हमारे ये पोर्शंस आ जाएंगे। ठीक है, यानी टोटल में से डिबेंचर्स का कितना पोर्शन है, इक्विटीज का कितना पोर्शन है, ये डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों को 15 में से प्रेफरेंस शेयर का कितना पोर्शन है, तो यहाँ पे 26.7% है, फिर उनको वैल्यूज में निकाल लेंगे तो आएगा 0.267%, तो सॉरी 0.267। 15 में से इक्विटी शेयर का कितना वैल्यू है, तो 6 लाख है, जो 40% आएगा। ठीक है, 0.400। फिर 15 में से रिटेन अर्निंग कितनी वैल्यू रखती है, रिटेन अर्निंग की वैल्यू है 13.3%। तो इस तरह से ही हम लोगों ने पोर्शंस निकाल लिए, और लास्ट में ये 100% आ जाएगा। जैसे ये 15 लाख क्या है, 100% वैल्यू है, तो ये 100% का सेग्रीगेशन है। अगर हम लोग ऐसे बात करें तो डिबेंचर्स हमारे पास 20% के हैं, प्रेफरेंस शेयर स्लाइटली उससे ज्यादा है, हमारे पास 26.7% के हैं, इक्विटी शेयर हमारे पास सबसे ज्यादा है 40% के, रिटेन अर्निंग हमारे पास है 13.3%। फाइन, और ये वैल्यूज हमने उन्हें ऑलरेडी पुट कर ली थी। अब हम क्या कर रहे हैं, सी और डी वाला जो है, जो हमारे कॉलम्स हैं, ये सी वाला, ये वाला प्रपोर्शन, और ये जो डी वाला प्रपोर्शन है, हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के बाद, बिकॉज मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेट्स जानने के लिए, ये प्रपोर्शन है और ये कॉस्ट है। ठीक है, कितना प्रोपोर्शन और कितना कॉस्ट आ रही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वेट आ जाएगा, उस कॉस्ट की कितनी वेट हो रही है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इंडिविजुअली, तो जब हम इनका इनका मल्टीप्लीकेशन करें, डेट्स प्रोपोर्शन एंड डेट्स कॉस्ट, तो हमारा आ रहा है 0.0080। ठीक है,
फिर हमने सेम प्रेफरेंस शेयर्स का जो हमारा प्रोपोर्शन है उसको हम लोगों ने जो हमारी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आ रहा है 0.0307। फिर हम इक्विटी शेयर्स को इसी तरह हमने सबको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज देख ली, तो हम ये जो चारों वैल्यूज है जब हमने इनका टोटल किया तो हमारा आ रहा है 12%। ठीक है, तो यानी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय द वे ऑफ यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स हमारी आ रही है 12%। ठीक है, अब सेम इसी बुक वैल्यू को ही अगर हम, और ये एक ये भी तरीका है और एक ये भी तरीका है। ठीक है, इसमें हम प्रोपोर्शन नहीं निकालते हैं, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, आपको ये वैल्यूज दी गई हैं, ये आपका कितना शेयर्स है, तो डिबेंचर्स हमारे पास 3 लाख के थे, प्रेफरेंस शेयर्स 4 लाख के थे, इक्विटी 6 एंड रिटेन 2। टोटल हमारा 15 आ रहा था, 15 लाख आ रहा था, और हमारी कॉस्ट दी हुई थी हमारी परसेंटेज में। ठीक है, सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन किया है और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ऐड कर लिया है, तो हमारा यहाँ पर 1,80,000 है और ये 15 लाख है। तो 1,80,000 ये, और डिवाइड कर देंगे हम इस वैल्यू को, हम फिर टोटल जो हमारे अमाउंट है उससे, यानी क्योंकि ये टोटल कॉस्ट है हमारी, कॉस्ट को हम अपने अमाउंट से डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल हमारी एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, तो एक ये तरीका है, ये भी आसान है, बस इसमें हम प्रोपोर्शन नहीं निकालते हैं। अगर आप लास्ट वाले में देखोगे तो हमने इसमें प्रोपोर्शंस निकाल के इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। और अगर हम इसका यूज ना करें, प्रोपोर्शन को अगर हम हटा देते हैं और हम सिर्फ यहाँ ये जो हमारे टोटल अमाउंट है और उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमें बाद में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, यानी आप पहले डिवाइड कर लो इंडिविजुअली या आप बाद में डिवाइड कर लो, एक ही बात है, आंसर हमारा सेम आएगा। आंसर वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय द अप्रोच ऑफ बुक वैल्यू मेथड हमारा आ रहा है 12%। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मार्केट वैल्यूज की। तो हमें यहाँ पे मार्केट वैल्यूज दे दी गई हैं, मार्केट वैल्यूज हमारी ऑब्वियसली बुक वैल्यू से ज्यादा है, हम देख ही रहे हैं। आप देख रहे हो डिबेंचर्स भी बढ़ गए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी बढ़ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इक्विटीज और रिटेन को कंबाइन बता दिया है कि भाई इक्विटी और रिटेन हमारी एक साथ उन्होंने बताया 10 लाख की है। कोई बात नहीं, हम इनको अलग अलग कर लेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे इक्विटी और रिटेन अर्निंग जो है अलग अलग हमारी कितनी वैल्यूज की है, हमारे पास है, यहाँ पर दिया हुआ है ना। यहाँ पर हमें इक्विटीज हमारी 6 की है और रिटेन अर्निंग 2 लाख की है, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो हम उसको अलग कर लेंगे। फाइन, तो ये मार्केट वैल्यू हमें दी गई है। अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। जो 10 लाख की हमें इक्विटी और रिटेन को एक साथ दिया गया, हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो इक्विटी शेयर्स हमारे पास बुक वैल्यू में कितनी दी है, 6 लाख, रिटेन अर्निंग हमें कितनी दी है, 2 लाख। ठीक है, तो और इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो कितना हो रहा है, 6 + 2 8। ठीक है, तो 6/8 लाख इंटू 100, यानी हमारा परसेंटेज में जो हमारी इक्विटी शेयर है वो 75 की हो गई और रिटेन अर्निंग का रेशियो हो गया 25, यानी 10 लाख में 75% जो वैल्यू है वो किसकी है, वो हमारी इक्विटी शेयर्स की है, और जो 25% की वैल्यू है वो किसकी है, वो रिटेन अर्निंग की है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई 75,000 एंड 25,000। 10 lakhs में से 75% कितना होगा, 75,000 होगा, उसमें 25,000, तो हमारी वैल्यू आ गई दोनों को अलग अलग करके। ठीक है, इस यहाँ तक किसी को कोई, आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग मार्केट वैल्यू मेथड। तो ऑलरेडी मेथड तो हमें पता ही है, बस हमें बुक वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू यूज करनी है। तो हमें यहाँ पे मार्केट वैल्यू वाली वैल्यूज ले लेंगे, ये दी हुई थी ना यहाँ पर। ठीक है, 2,50,000, 4,50,000 और 10, 10 को तो हम लोगों ने अलग कर लिया। ठीक है, डिबेंचर्स ये हो गए 2,50,000 और कॉस्ट हम लोगों के पास ऑलरेडी थी 4%, 11.50, ये हमें कॉस्ट दी हुई थी, कॉस्ट वही सेम है। ठीक है, मार्केट वैल्यू हम लोगों को ये दी गई है, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमने पुट कर ली। इक्विटी शेयर्स हमारे 75 और 25 का रेशियो जो हम लोगों ने डिडक्ट किया, अलग अलग सॉरी सेपरेट किया उनको।
तो हमारी अब टोटल मार्केट वैल्यू के हिसाब से टोटल कितनी हो गई, 17 लाख। पहले हमारी बुक वैल्यू के हिसाब से 15 लाख हो रही थी। ठीक, ये सिंपल वाला मेथड है, इसमें हम लोग टोटल निकाल के बाद में डिवाइड कर लेते हैं ना। ये कॉस्ट है हमारी। अब हम क्या कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू को कॉस्ट से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2,50,000 इंटू 4%, तो हमारा 10,000 आ रहा है। यहाँ पर हमारा 51,750। यहाँ पे हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल आ रही है 1,16,250। रिटेन अर्निंग हमारी 36,250 आ रही है। टोटल अगर हम करते हैं तो 2,14,250। तो ऑब्वियसली जैसा हम लोगों ने लास्ट वाले में भी किया था, डिवाइड कर देते हैं हम हमारी जो कॉस्ट है और ये हमारा जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू आ जाता है 12.60। तो आप देख रहे होगे कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस इसलिए भी आएगा क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो भी डिफरेंशिएट हो रही है। पहले हमारी बुक वैल्यू आ रही थी 15 लाख की टोटल, अब हमारी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है 17%, सॉरी 17 लाख से। तो हमारा आप देख रहे होगे ना 12%.60। तो ये 60 का इंक्रीज हो चुका है हमारा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बाय यूजिंग मार्केट वैल्यू मेथड। मैम यस, मैम उसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जो वैल्यू है? ये वाली वैल्यू को नहीं मैम, जो 2,14,000 डिवाइडेड बाय 17 लाख, सेकेंड लास्ट लाइन। ये वाला कौन सा नाम लेके बोलो, किस चीज को बोल रहे हो बेटा? मैम जस्ट उसके नीचे। ये यस मैम, ये आपने चेंज की परसेंटेज कैसे निकाला? हम्म, हमारा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज में ही निकालते हैं ना हम लोग। डिवाइड करोगे परसेंटेज में ही लेते हैं, मतलब इनकी वैल्यू को हम परसेंटेज में लेते हैं। आप चाहो तो सीधे सीधे भी लिख सकते हो डिवाइड करके। ठीक है, डिवाइड करके यस अगर मैम। सीधे सीधे लिख दोगे तो वो पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यस सिंपल। मैम। अगर डिवाइड करके पूरा लिख दोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। हम परसेंटेज में भी बात कर रहे हैं तो परसेंटेज में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पीछे किया था ना, अगर यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी अगर हम इसको यहाँ इस तरह से परसेंटेज में ना रखें और हम सीधे से डिवाइड कर लें, तो हमारा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम नंबर्स में भी ले सकते हैं। बस मोस्टली परसेंटेज में क्या होता है, समझने के लिए आसान हो जाता है कि कितने परसेंट का, जैसे 12%, 13%। तो हमें एवरेज पता चल जाता है कि कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इसलिए परसेंट वाला लेते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि किस तरह से मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को हम लोग यूज करते हैं। आसान है एवरेज निकालना क्योंकि इंडिविजुअली हमारी सबके कॉस्ट हमारे पास आती ही है। अब हम लोग इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के? वर्ल्ड इक्विटीज के लिए, डिवेंचर्स के लिए, तो इक्विटीज के लिए हम लोग अगर देखें तो यूजुअली देर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड्स। ऑब्वियसली अगर हमारी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम देख रहे हैं कि कॉस्ट हमारी बहुत आ रही है, तो हमारे पास हम डिविडेंड अभी नहीं दे सकते, तो ऑब्वियसली डिविडेंड देना कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बट कहा जाए एज एन एग्रीमेंट टू दी शेयर होल्डर्स आपको डिविडेंड देना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉफिट का पोर्शन भी उनको देना जरूरी है। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए जरूरी होता है कि आप उन्हें डिविडेंड दो। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होता है। तो अगर आपके पास आप देख रहे हो कि आपकी कॉस्ट बियरेबल नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हो, तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप एवरेज कॉस्ट आपने निकाल के देखा, आप दे सकते हो या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिविडेंड के डिसीजंस लेते हो। नेक्स्ट है नो मैच्योरिटी वेयर द इन्वेस्टमेंट हैज टू बी रिटर्न। इक्विटीज के लिए कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, जैसे प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स में क्या होता है, कन्वर्टेबल होते हैं, रिडीमेबल होते हैं। इक्विटीज के लिए ऐसा नहीं होता है। हमने अभी ऑलरेडी जो कॉस्ट अभी हम लोगों ने जितनी भी फॉर्मूले पढ़े उसमें हम लोगों ने देखा ना, डिबेंचर्स में रिडीमेबल, रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर्स में भी हम लोगों ने रिडीमेबल, रिडीमेबल दोनों तरह के पढ़े थे। बट अगर हम लोग बात करें इक्विटीज के लिए, तो उसमें क्या होता है, आपने उनके शेयर्स परचेज कर लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, तो उनके लिए कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। नेक्स्ट,
कैरीज लोअर फाइनेंशियल रिस्क। ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिस्क इसमें सबसे कम होता है इक्विटीज में। बस ये एक कहा जाए बेनिफिट भी आपको कम मिलता है, तो रिस्क भी इसमें जैसे रिटर्न्स कम है तो रिस्क भी कम है। फिर नेक्स्ट एडवांटेज है विद गुड प्रॉफिटेबिलिटी प्रोस्पेक्ट इक्विटी कुड बी चीपर देन डेब्ट, नो डाउट। डिबेंचर्स में हमें एक सर्टेन रेट पे इंटरेस्ट अपने जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको देना ही होता है, बट इक्विटीज के साथ ऐसा नहीं है। आप डिविडेंड दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं डिबेंचर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नो लॉस ऑफ कंट्रोल एज देयर आर नो वोटिंग राइट्स। ऑब्वियसली डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, तो आपको बेनिफिटेड ही है डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने पे। बिकॉज आपको कहीं ना कहीं होता है ना कि उनका डिबेंचर होल्डर्स का कंट्रोल नहीं होता है आपकी कंपनी पे। वो अपना प्रॉफिट यानी कि आप वो अपना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और उनका बेनिफिट वहीं तक होता है, लिमिटेड है। सेकेंड है द अपर लिमिट प्लेस्ड ऑन द शेयर ऑफ प्रॉफिट। ऑब्वियसली जो डिबेंचर होल्डर्स का प्रॉफिट होता है वो उनके इंटरेस्ट पे ही बेस होता है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं। थर्ड पॉइंट है फ्लोटेशन कॉस्ट आर यूजुअली लोअर देन इक्विटी। ऑब्वियसली जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है डिबेंचर्स की वो हमेशा इक्विटीज से कम ही होती है, क्योंकि होता क्या है ना क्लास की इक्विटीज जल्दी लोग इशू नहीं करते हैं। अगर इक्विटीज इशू भी करते हैं ना तो अपने एम्प्लॉयज अपने मेंबर्स जो होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड मेंबर्स होते हैं उन्हीं को कोशिश किया जाता है, इशू करी जाती है ताकि। और अगर बाहर पब्लिकली अगर अपनी इक्विटी शेयर इशू भी करी जाती है तो वो बहुत नॉमिनल पॉइंट वाली होती है, मतलब 0.001% के इशू किए जाते हैं, जिससे इम्पैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा ना पड़ सके और लोग आपकी इक्विटीज ऐसा ना हो कि लोग आके इक्विटी शेयर परचेज कर लें और आप पर क्लेम कर सकें, आप मतलब वोटिंग राइट्स के लिए और कोई डिसीजंस के लिए आपको बोल सकें, तो इसके लिए लोग कम इशू करते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेमेंट्स आर टैक्स डिडक्टेबल। और डिबेंचर्स में हमें बेनिफिट मिलता है क्योंकि जो हम इंटरेस्ट दे रहे होते हैं क्योंकि लोन काइंड ऑफ अ लोन होते हैं और हम इन पे इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, तो उस इंटरेस्ट में हमें टैक्स में अंडर सेक्शन 80 के तहत हमें डिडक्शंस में छूट मिलती है ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं। न्यू इक्विटी डाइल्यूट्स ओनरशिप शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कंट्रोल। ऑब्वियसली जब आप इक्विटीज पब्लिकली ऑफर करते हो ना तो उसके साथ में आपकी ओनरशिप भी डाइल्यूट होने लगती है, यानी आपकी ओनरशिप भी क्या होती है बटने लगती है, ठीक है, डिवाइड होने लगती है, ओनरशिप आपकी और लोगों तक पहुंच जाती है। और जब ओनरशिप पहुंच जाती है आपकी इक्विटीज के थ्रू तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर्स डिसीजंस में और चीजों पे भी कंट्रोल कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। Second disadvantage is it's costlier to underwrite equity than debt. Obviously इक्विटीज को अंडरराइट करना ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। भाई किसी आपने अपनी ओनरशिप दे दी कुछ परसेंट की, अब आप उससे अगर ओनरशिप वापस लोगे तो ऑब्वियसली आपको कॉस्टली पड़ेगी ना। डिबेंचर्स तो कोई भी रिटर्न कर सकता है, बट इक्विटीज आपके पास वापस आए अंडर राइटिंग में दोबारा वापस आए, ठीक है, या आप इशू करो तो ये थोड़ा सा टफ काम है। Too much equity can make the company a target for a leverage buyout from another company. अगर आप ज्यादा इक्विटीज शेयर कर दोगे पब्लिकली ऑफर कर दोगे तो कहीं ना कहीं हमारी फर्म को दूसरी कोई कंपनी एक्वायर कर सकती है जो हमारे लिए रिस्की प्रोपोर्शन है, इसलिए हम इक्विटीज को ज्यादा इशू नहीं कर सकते, तो एक लिमिटेशन है इक्विटीज के लिए। फिर नेक्स्ट है नो टैक्स शील्ड। इक्विटीज के साथ हमें कोई टैक्स शील्ड नहीं मिलती है जैसा कि डिबेंचर्स के साथ होता है, कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए कॉस्टली है। नेक्स्ट अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें बाय फॉर द डेब्ट, there's legal obligation to make payments even if the company is in an इनएडुकेट कैश पोजीशन, यानी कंपनी के पास अगर कैश नहीं भी है तब भी डिबेंचर्स इशू किया है अगर आपने तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा,
यानी ये ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको पेनलाइज किया जा सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ बॉन्ड्स अपॉन मेच्योरिटी द फुल फेस वैल्यू इज ड्यू एट वंस। अगर हम लोगों ने बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं तो उनके मेच्योरिटी के टाइम पे आपको उनकी पूरी वैल्यू देनी पड़ती है। तो हम ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं कि हम डिबेंचर्स भी ज्यादा इशू ना करें। लास्ट है, as debt increase this reflects on the systematic risk। जो हम लोग फाइनेंशियल रिस्क की बात करते हैं ना, सिस्टमैटिक रिस्क, अगर हमारे डिबेंचर्स बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रिस्क भी इंक्रीज होने लगता है, और वो रिस्क जो होता है वो होता है सिस्टमैटिक रिस्क, जो अनकंट्रोलेबल होता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें डिबेंचर्स हमारे जो हमारी लाइबिलिटीज में काउंट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज ना होने पाए, क्योंकि हम कंपनीज क्या करती हैं कि भाई टैक्स डिडक्शन मिलेगा और डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, आपको सोच समझ के फैसले लेने होते हैं। फाइन क्लास, तो दिस इज ऑल अबाउट वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप कि ये आपको क्लियरली समझ आया होगा। आसान है, कोई ऐसा टफ नहीं है। आपको डाउट तो आप पूछ सकते हो क्लास, वेटेज एवरेज इन रिगार्ड्स वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है क्लास? यस मैम। ओके, ईशा, अदिति, आकांक्षा, प्रखर, अभय, अभिषेक, अनामिका, श्रेया, सचिन, हर्षित, अनुष्का, आयुषी, हिमांशु, अलका, वंशिका, सिद्धार्थ, तरुण, आर्या, हर्ष। ओके, अभिषेक। यस मैम। अटेंडेंस दो बेटा आपने दी। ओके मैम आप, दे दी। ओके ओके ओके, आई हैव चेक्ड, दे दिया आपने। और बाकी सबकी अटेंडेंस हो गई क्लास? कोई रह गया हो तो प्लीज अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दो जल्दी से। Okay, no one is left. Okay, then thank you class. थैंक यू मैम। थैंक यू। Welcome beta.